आप देख रहे हैं वाणी भाग 2। दीदी, क्या कहा जीजा जी ने? साक्षी बोली। वाणी, क्यों बुलाया था? राकेश ने क्या कहा? महिमा जी ने पूछा। साक्षी, राकेश ने शादी करने से मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? कारण नहीं बताया। बोले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी के पहले ऐसे मिलना जुलना ठीक नहीं। मन भर गया होगा शादी करने से, मना कर दिया। दादी दहाड़ी। दादी, आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। अब बचा ही क्या है पूछने और बताने को। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता तय हुआ था, वो भी हाथ से निकल गया। दादी गुस्से से बोली। दीदी, चलो यहाँ से। इन्हें सो सिर्फ ताने मारने आते हैं। किसी के सुख दुख से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी, महिमा जी ने जोर से चिल्लाया। दीदी, अंदर चलो। साक्षी वाणी को लेकर कमरे में आ गई। दीदी, आप यहाँ बैठो और अब बताओ कि उन्होंने क्या कहा। वाणी और साक्षी के पीछे पीछे महिमा जी भी आ गई। उन्होंने वाणी को अपनी छाती से लगा लिया। अपनी मम्मी की बाहों में आते ही वाणी जोर जोर से रो पड़ी। महिमा जी भी अपनी बेटी को अपनी बाहों में समेटकर जोर से रोने लगी। एक माँ से ज्यादा अपनी बेटी के दर्द को भला और कौन समझ सकता है। मत रो बिटिया, ये तो किस्मत की बातें हैं। जिसका संबंध जिसके साथ किस्मत में ना हो, वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता। नहीं मम्मी, राकेश ने मेरे साथ धोखा किया है। दीदी, आपने कारण नहीं पूछा? पूछा था, बहुत पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे जवाब तो देना ही होगा, साक्षी ने कहा। और हमने तो वाणी के बारे में उन्हें सब कुछ बता भी दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। इतने दिनों तक वाणी को राकेश से मिलने दिया, ताकि दोनों एक दूसरे को ठीक से पहचान लें, समझ लें, एक दूसरे के बारे में जान लें। और इस लड़की ने बिना कारण बताए ही शादी से मना कर दिया। मम्मी, मैं इतनी आसानी से सब खत्म नहीं होने दूंगी, साक्षी ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। साक्षी, अब क्या होगा? पापा को किसने बताया? दरअसल आपके जाने के बाद राकेश की मम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने पापा को अपने घर बुलाया था। यूं अचानक बुलाने के कारण सभी लोग परेशान हो गए, इसीलिए मुझे बताना पड़ा कि राकेश ने भी आपको बुलाया है। दीदी, जो होगा अच्छा ही होगा। देखते हैं पापा क्या कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी पर इतना बड़ा आरोप? उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? बाहर वाले कमरे में महिमा जी रो रो कर कह रही थी। वाणी और साक्षी महिमा जी की आवाज़ सुन घबरा गई और दौड़कर बाहर वाले कमरे में आ गई। पापा, क्या हुआ पापा? मम्मी इतना क्यों रो रही हैं? क्या कहा यमुना आंटी ने? साक्षी ने अपने पापा से पूछा। सुरेश जी सर झुकाए बैठे हुए थे। उन्होंने साक्षी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी, बताइए ना, क्या कहा यमुना आंटी ने? रे, अब ये दोनों क्या बोलेंगे? मैं बताती हूँ। क्या कहा था थोड़ी देर पहले मैंने? उसका इससे शायद मन भर गया। वही हुआ, उसने शादी से मना कर दिया। दादी गुस्से से बोली। अरे, कोई कारण तो दिया होगा। हाँ, दिया है, बहुत बड़ा कारण दिया है। राकेश ने अपनी माँ से कहा है कि ये लड़की बदचलन है, अब वो ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? ये हम नहीं, वो लड़का कह रहा है, जिसके साथ बिना शादी के ये पिछले 4 महीने से घूम रही है। पापा, क्या ये सच है? साक्षी ने वाणी की ओर देखते हुए सुरेश जी से पूछा। हाँ बिटिया, ये बिल्कुल सही है। यमुना जी ने राकेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शादी से साफ मना कर दिया है। वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। दादी की बातें सुनकर वाणी का सर शर्म से झुक गया। उसने दादी की ओर दयनीय नजरों से देखा और फिर वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चली गई। अब क्या होगा जी? महिमा जी ने रोते हुए सुरेश जी से पूछा। वही तो समझ नहीं आ रहा है। सभी रिश्तेदारों को पता चल गया है। पूरे समाज में शोर है कि वाणी की शादी राकेश के साथ तय हो गई है। अब शादी नहीं होगी तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। हम किस किस को क्या क्या जवाब देंगे? अब तो हमारा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।
सही कहा आपने। और हमारी बेटी, उसे कैसे समझाएंगे? उसके तो चरित्र पर उंगली उठाई गई है। अब दूसरी जगह शादी के लिए जाएंगे तो वो भी 10 तरह के सवाल करेंगे। अब हमारी बिटिया से कौन शादी करेगा? परेशान मत हो महिमा, भगवान जी सब ठीक करेंगे। ना जाने ऊपर वाला हमारी बिटिया की कैसी परीक्षा ले रहा है। वो राकेश से बहुत प्यार करने लगी है। अब किसी दूसरे लड़के के साथ शादी बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। वो राकेश से मिलने गई थी। क्या कहा उसने? उसने बस यही कहा कि वो ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी बात राकेश से किसने कही होगी? आपको क्या लगता है? महिमा, कोई बेटा नहीं था हमारा, जो थी यही दोनों बेटियां। हम उन्हें इतनी सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाए, लेकिन हमने उन्हें अच्छे संस्कार दिए ताकि वो समाज में सर उठाकर चल सके। और आज एक झूठे आरोप ने मेरी परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अपनी बात कहते कहते सुरेश जी रो पड़े। आप रोइए मत। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारे बेटी को ऐसे दुख से बाहर कौन निकालेगा? मैं तो माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को दुख में देखकर पहले ही टूट जाती है। मैं वाणी को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। इसके लिए हमें दोनों को मजबूत होना पड़ेगा। सही कह रही हो महिमा। हम अपने बच्चों को टूटने नहीं देंगे। उनका सर कभी भी झुकेगा नहीं। राकेश को बताना ही होगा कि उसने ऐसा क्या देखा जो मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसे इसका जवाब देना ही होगा। वो शादी भले ना करे, लेकिन उसे इतनी आसानी से पल्ला भी नहीं झाड़ने देंगे। उसे वाणी के ऊपर लगाए हर इल्जाम का जवाब देना ही होगा। बड़ी देर से सुरेश और महिमा जी की बातें सुन रही दादी बोली, देखो सुरेश, मेरी बात सुनो। अब इस बात को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि हम जितना इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, उतने ही दलदल में फंसते चले जाएंगे। कीचड़ हमारे दामन पर ही लगेगा। इसीलिए इस बात को यहीं ख़त्म करो। कह देंगे लोगों से लड़की उम्र में लड़के से बड़ी है, इसीलिए हमने ही शादी से मना कर दिया। लेकिन अम्मा, ये झूठ क्यों? इससे बड़ा झूठ तो उन्होंने बोला है, जिसे हमें झूठ साबित करना होगा। तभी मैं भार मुक्त हो पाऊंगा। मेरी मासूम बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और तुम कहती हो कि मैं चुप रहूं? नहीं अम्मा, मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। जो ठीक लगे करो। मुझे जो सही लगा बोल दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दादी गुस्से से उठी और घर से बाहर चली गई। महिमा, जाओ, वाणी को बुलाकर ले आओ। मुझे सबसे पहले उससे बात करनी है। आओ बिटिया, यहाँ बैठो मेरे पास। पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया समाज में कि आपका सर झुके। मुझे कुछ नहीं पता। जानता हूँ बिटिया, सब जानता हूँ। बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, ये उनके माता पिता से बेहतर भला कौन जान सकता है। और ये रोना बंद करो। जब तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो फिर ये आंसू क्यों बहाना? साक्षी, सबके लिए चाय बनाओ बेटा। इस विषय में हम चाय पीने के बाद बात करेंगे। जी पापा, अभी बनाती हूँ सबके लिए चाय। और पापा, आप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सुरेश जी वाणी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। और तभी दादी भी गुस्सा शांत करके घर के अंदर आ गई और वाणी को उदास देखकर बोली, देखो बिटिया, जो होना था हो गया। सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए राकेश से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। वाणी कुछ नहीं बोली। सभी ने इत्मीनान से चाय पी, लेकिन सभी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। हर कोई अपनी अपनी तरह से अपने मन के सवालों के जवाब खोज रहा था। बात बहुत बड़ी थी। पापा, अब हम क्या करें? साक्षी ने पूछा। बिटिया, ये आग किसी हमारे अपने की ही लगाई है, क्योंकि आसपास के लोगों में तो मुझे ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पापा, अपने ही लोगों से आपका क्या तात्पर्य है? वही जो नहीं चाहता कि ये शादी हो। मतलब यही कि ये सब तेरी केत की मौसी का किया धरा है। दादी ने तुरंत कहा। नहीं अम्मा, केत की दीदी ऐसा नहीं कर सकती, महिमा जी ने कहा। अम्मा, बिना जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है, सुरेश जी ने भी कहा। मैं तेरी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि ये कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी, जब वो इतनी पूछताछ कर रही थी। अम्मा जी की बात सुनकर महिमा जी चुप रह गई। और फिर वही हुआ जो होता है।
हर कोई बस यही पूछता कि शादी के लिए क्यों मना कर दिया। सुना है चाल चलन का मामला था। सुरेश, जो समाज को जवाब देते देते थक चुके थे, सामने तो लोग उनसे सहानुभूति जाहिर करते, लेकिन पीठ पीछे बातें बनाते। लेकिन सुरेश जी ने भी हिम्मत नहीं हारी। अब वो वाणी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वाणी के दोषी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो इतने बड़े कलंक के साथ अपनी लाडली को किसी की पत्नी, किसी के घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। और एक दिन, अरे महिमा, अरे भाई महिमा, कहाँ हो? दीदी, आप आइए ना। महिमा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? अपनी वाणी की सगाई टूट गई? हाँ दीदी, देखो ना, सब कुछ तय हो गया था, फिर अचानक उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। वो दीदी, दरअसल उन्हें कोई गलतफहमी हो गई और उन्होंने शादी से मना कर दिया। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? केतकी ने महिमा जी से पूछा। दीदी, उन्हें लगता है कि हमारी वाणी? क्या हमारी वाणी? साफ साफ बोलो ना। केतकी, अनजान मत बनो। ये आग किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही लगाई हुई है, और अब तुम उसी आग में घी डालने आई हो। अम्मा ने कहा। ना अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। महिमा, क्या तुझे भी ऐसा ही लगता है? महिमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। महिमा, आज अगर तुम चुप रह गई तो ये केतकी फिर कभी इस घर में पैर नहीं रखेगी। महिमा जी ने भी फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी दादी कि दीदी ऐसा नहीं कर सकती, फिर भी अपनी सास के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। केतकी रोते हुए महिमा का चेहरा देखती रही। उसे उम्मीद थी कि उसकी छोटी बहन उसे रोकेगी और कहेगी मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केतकी रोते रोते घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब सुरेश जी घर आए और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो इतना तो जानते ही थे कि मुंह की बड़बड़ी केतकी दीदी इतना नीच हरकत नहीं कर सकती हैं। उधर केतकी इतने बड़े इल्जाम के बाद कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो अपने घर ना जाकर सीधे सीधे यमुना के घर पहुंच गई और सारी बात यमुना को कह सुनाई। वो जानने की कोशिश की कि इतना सब कैसे हो गया। यमुना, अब तुम्हें बताओ मुझे क्या करना चाहिए? दीदी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे स्वयं नहीं पता कि राकेश ने शादी से इनकार कैसे कर दिया। मैं खुद हैरान हूँ। क्या तुमने राकेश से जानने की कोशिश नहीं की? पूछा, एक बार नहीं कई बार पूछा, लेकिन वो उसका नाम बताने को तैयार नहीं। इस बात का कोई सबूत है उसके पास? मैंने कहा तो बोला, मम्मी ऐसी बातों के सबूत नहीं होते। यमुना, कोई किसी के ऊपर बिना सबूत के कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है? दीदी, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। दीदी, राकेश मेरी इकलौती संतान है। अगर मैंने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की और कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया और इसका पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया है। तुमने तो अपना निर्णय दे दिया, लेकिन इसमें उस बेकसूर का क्या कसूर? मैं चुप नहीं रहूंगी। कहाँ है राकेश? मुझे उससे बात करनी है। केतकी दीदी, अभी उसका दोस्त आया हुआ है और वह उसी के साथ कमरे में है। दीदी, रहने दीजिए, फालतू में बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा? और मैं स्वयं सुरेश भैया से कहूँगी कि आप बेकसूर हैं। इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं। नहीं यमुना, ऐसे नहीं। मुझे राकेश से बात करनी है। बुलाओ राकेश को। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। राकेश, राकेश बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। जी मम्मी, आया। अंदर से आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद राकेश केतकी के सामने खड़ा था। अरे आंटी जी, आप? अच्छा है, एक ही मुलाकात हुई और अब तक याद हूँ। केतकी जी बोली। जी आंटी। तो फिर वाणी को इतनी जल्दी कैसे भूल गए? 4 महीने से उसके साथ घूम रहे हो और उसे पहचान नहीं पाए? राकेश के पास केतकी की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे चुप देख उसका दोस्त बोल पड़ा। आंटी जी, जानबूझकर तो कोई गले में सांप नहीं पहनता। पहनता है, भगवान शंकर ने पहना है, लेकिन सांप पहनने की औकात सिर्फ भगवान की है। इंसान तो सिर्फ आरोप लगाता है। आंटी जी, बिना आग के धुआं नहीं उठता, आपने ये तो सुना ही होगा।
राकेश का दोस्त बोला, बेटा तुम इस आग में बहुत जल रहे हो। कौन हो तुम? जी मैं राकेश का दोस्त हूँ, और एक दोस्त ही अपने दोस्त का सबसे बड़ा हितैषी होता है। मेरा दोस्त बहुत ही सीधा है। अच्छा बेटा राकेश, तुम्हारे दोस्त ने तो तुम्हारी बोलती ही बंद कर रखी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और जवाब ही दे रहा है। आंटी जी सच्चा दोस्त हूँ, तभी सच्चे दोस्त का फर्ज निभा रहा हूँ। जानबूझकर राकेश को गड्ढे में नहीं गिरने दूंगा। राकेश अभी भी खामोश था। बेटा राकेश, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर राकेश के दोस्त से बोली, बहुत अच्छे दोस्त हो राकेश के तो, तुम्हें पता ही होगा कि वाणी बदचलन है। राकेश से ये किसने कहा? आंटी जी, मैं वाणी से शादी नहीं कर सकता बस। किसने कहा, क्यों कहा, ये बताना ज़रूरी नहीं। इतना कहकर राकेश और उसका दोस्त घर से बाहर चले गए। केतकी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और सबसे ज़्यादा तो वो इस बात पर हैरान थी कि राकेश के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। और वो उसका दोस्त, वो तो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वाणी के बारे में सब जानता हो। और ना क्यों केतकी को बार बार ऐसा लग रहा था कि लड़का कुछ देखा देखा सा है, लेकिन कहाँ देखा है उसके समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है किसी गली, बाजार, घर या फिर किसी शादी में कहीं तो देखा है। केतकी दिमाग पर बहुत जोर डालती रही, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन वह समझ चुकी थी कि उस लड़के का इस कहानी से कोई गहरा संबंध है। वे बहुत देर तक सोच विचार में डूबी रही। फिर ना जाने उन्हें क्यों ऐसा लगा कि उसने उस लड़के को वाणी की सगाई वाले दिन महिमा जी के घर में ही देखा था। तो क्या वह राकेश का ही दोस्त था? नहीं नहीं, उस दिन तो कल्लो मौसी, यमुना और राकेश के अलावा ससुराल पक्ष से कोई भी नहीं था। इसका मतलब वह लड़का जरूर महिमा का ही कोई रिश्तेदार था। ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्तेदार होता तो वह कभी अपने घर की लाडली पर इतना बड़ा आरोप न लगाता। तो क्या वह उनकी पहचान वाला कोई था? मुझे इस बात का ठीक से पता लगाना होगा। ये लड़का ही पूरे फसाद की जड़ मालूम है होता है। इसके लिए मुझे एक बार फिर से महिमा के घर जाना होगा। लेकिन मैंने तो साफ कह दिया था कि अब मैं उसके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। फिर भी जाना होगा। मुझे एक बार और उस घर पर जाना होगा, तभी कहीं जाकर पूरी सच्चाई का पता लगेगा। बस यही सोचकर केतकी अपनी जिद छोड़कर महिमा जी के घर की ओर बढ़ चली। महिमा, ओ महिमा! अरे ये तो केतकी दीदी की आवाज़ है। महिमा जी ने साक्षी से कहा। ये फिर आ गई। साक्षी ने हंसकर कहा। साक्षी, ऐसा नहीं कहती, वो हमारी मौसी हैं। वाणी ने धीरे से कहा। आओ दीदी आओ। मुझे पता था मेरी दीदी ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकती। वह अपनी बहन को जल्दी ही माफ़ कर देंगी और वापस ज़रूर आएंगी। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाणी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। महिमा, ये मत सोचना कि मैं अपना अपमान भूल गई हूँ। मैं तो बस खुद को निर्दोष साबित करने में लगी हुई हूँ, और बस इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। दीदी, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकती। महिमा जी ने केतकी का हाथ पकड़कर कहा। अगर जानती हो तुम, तो अपनी अम्मा के आगे चुप क्यों थी? महिमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे मौसी, आप बहुत समझदार हैं, और आप तो जानती हैं कि दादी के आगे किसी का मुंह नहीं खुलता। साक्षी की बात सुनकर केतकी को हंसी आ गई। हाँ, ये तो तुमने एकदम सही कहा। वैसे है कहाँ अम्मा? अपनी बेटी के घर यानी सुधा बुआ के घर गई हैं। अच्छा, महिमा जी ने कहा। वाणी, जो सगाई वाले एल्बम उठा ला। वाणी कुछ नहीं बोली। अरे जाओ, जाके ले आओ, और साक्षी तो चाय पकौड़ी ले आ। आज इत्मीनान से सगाई वाले एल्बम देखेंगे। अरे दीदी, अब क्या फ़ायदा? महिमा जी, अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। वाणी के ऊपर लगे इल्ज़ाम को हमें हटाना है, और तेरी सास के आगे मुझे स्वयं को भी सही साबित करना है। फिर एल्बम के कुछ पन्ने पलटने के बाद ही केतकी की नज़र एक चेहरे पर जा टिकी, और उसका चेहरा खुशी से खिल गया, और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लो महिमा, मिल गई समस्या की जड़। क्या मतलब दीदी? सब बताऊंगी, लेकिन इस समय मैं जैसा जैसा कहूँ बस वैसा वैसा ही करना। साक्षी, आज मुझे वाणी और मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी। सुरेश कहाँ है? आते ही होंगे। ठीक है, मैं उनसे ही बात कर लेती हूँ। थोड़ी देर में सुरेश जी भी आ गए।
दीदी अब बताइए ना, महिमा जी ने पूछा। महिमा, इस एल्बम में ही वाणी के गुनहगार छुपे हुए हैं। अब तुम एक काम करो, सभी लोगों को बोल दो कि हमने अपनी वाणी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया है और कल उसके साथ वाणी की सगाई है। दीदी यह कैसी बातें कर रही हैं? महिमा जी ने आश्चर्य से कहा। मौसी, ऐसा मजाक मत कीजिए, मुझे बहुत दुख होता है, वाणी ने कहा। वाणी, मेरी बात को गलत मत लो, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना है तो तुम लोगों को मेरा साथ देना ही होगा। वैसे तो सही है, लेकिन दीदी इतने लोगों को बिना कारण के झूठ बोलकर बुलाना क्या ठीक होगा? अच्छा ठीक है, अपने आसपास के लोगों को और अपने खास रिश्तेदारों को तो बुला ही सकती हो ना। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझ पर विश्वास करो महिमा, जो भी करूंगी वाणी के हित के लिए ही करूंगी। सुरेश, तुम भी मुझ पर विश्वास रखो, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हैं तो मैं कल ही कुछ खास लोगों को वाणी की सगाई कहकर बुला लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, अब मैं जा रही हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी है, कहकर केतकी दीदी चली गई। महिमा, तुम्हें क्या लगता है? जी, मैंने तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा मन कहता है कि एक बार हमें केतकी दीदी की भी बात मान लेनी चाहिए। बदनामी तो हो ही चुकी है, शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मम्मी, क्या ये सब ठीक होगा? पता नहीं बिटिया, सब राम भरोसे। सुनो, आप सुधा दीदी को फोन कर बोल दीजिए और अम्मा को भी बुला लीजिए। अगले दिन वाणी की झूठी सगाई की सारी तैयारियां हो गई। वाणी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वाणी को सही साबित करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। केतकी मौसी और सुधा बुआ, अम्मा जी, सभी लोग समय पर आ गए। अरे सुधा दीदी, आज आपका बेटा नहीं आया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो थोड़ा रुक कर आएगा। अच्छा अच्छा, वैसे आपको नहीं लगता कहाँ हमारी वाणी के लिए शादी में कितनी दिक्कतें आ रही थी, और अब उसके लिए शादी टूटते ही दूसरा लड़का इतनी जल्दी भी मिल गया? सुधा बुआ बोली। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो किस्मत है लड़की की। अभी 4 दिन पहले तक शादी राकेश से होने वाली थी और अब आज वाणी की सगाई दूसरे लड़के के साथ हो रही है। सही कह रही हैं आप दीदी, यह तो सब किस्मत की बातें ही होती हैं। नहीं सुधा, किस्मत के साथ साथ यह हमारे हाथ में भी होता है। वैसे ये लड़का करता क्या है? सुधा फुसफुसाई। पता नहीं दीदी, लेकिन इतनी जल्दी दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे सुरेश जी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। केतकी ने जवाब दिया। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या इस लड़के को पता होगा वाणी की पहली शादी क्यों टूटी? पता नहीं। और तभी माहौल में बिल्कुल शांति छा गई। दरवाजे पर यमुना और राकेश खड़े हुए थे। अरे, ये लोग कैसे आ गए यहाँ पर? महिमा जी ने सुरेश जी से पूछा। हाँ, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो इन्हें यहाँ बुलाया भी नहीं। चलो देखते हैं। बेटा वाणी, मैंने सोचा आज तुम्हारी सगाई है तो क्यों ना जाकर मैं भी बधाई दे दूं, बस इसीलिए चली आई, यमुना ने कहा। वाणी कुछ नहीं बोली। राकेश जी आइए, आपको कैसे पता चला कि आज दीदी की सगाई है? साक्षी ने राकेश से पूछा। राकेश कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप सर झुकाए खड़ा हुआ था। साक्षी, क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? यमुना ने कहा। क्यों नहीं, आइए। खुशी के इस अवसर पर यमुना और राकेश को देखकर सब बहुत हैरान थे। तभी अम्मा बोली, सभी लोग आ गए, लेकिन लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मा, सभी कहाँ आए? अभी कुछ खास मेहमान अभी भी बाकी हैं। क्यों, अभी कौन नहीं आया? गुड़िया नहीं आई अभी। हाँ, सुरेश फोन करो जरा, सबसे पहले आने वाली आज अभी तक क्यों नहीं आई? और थोड़ी देर में गुड़िया भी आ गई। अरे गुड़िया, राधे नहीं आया? नहीं अम्मा, ना जाने कहाँ चला गया, दिन में ही बता दिया था कि शाम को वाणी की सगाई में जाना है। अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो, आता ही होगा। लड़के वाले आ गए क्या? गुड़िया ने केतकी से पूछा। हाँ, सभी लोग आ गए। कहाँ हैं? गुड़िया ने पूछा। ये हैं। कौन ये? पर इन्होंने तो शादी से इनकार कर दिया। हाँ, एक गलतफहमी के कारण इन्होंने शादी से इनकार कर दिया, किंतु अब इनकी गलतफहमी खत्म हो गई
और आज यहाँ वाणी की सगाई नहीं है, बल्कि ये लोग, खासकर राकेश, वाणी से सबके आगे माफी मांगने आए हैं। केतकी दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? वहां पर उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? महिमा जी ने केतकी से पूछा। हाँ महिमा, मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगी। दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेश ने कहा। सब बताती हूँ। केतकी ने किसी को फोन लगाया। हेलो, मैं केतकी बोल रही हूँ। वो आपके साथ है ना? उसे आप वाणी के घर ले आइए। बस थोड़ी देर और। महिमा, हम लोगों के बीच से ही कोई ऐसा था जिसने हमारी वाणी को बदनाम किया और राकेश के कान भरे, और राकेश उसकी बातों में आ गया। और यमुना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उसका पर्दाफाश करने में मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीदी, बंद करो ये पहेलियां बुझाना, अब और नहीं। ये सब क्या है, विस्तार से बताओ। ठीक है, मैं जानती हूँ अब टीम से इंतज़ार नहीं होगा। दरअसल ये सारी आग हमारे ही अपनों की लगाई गई है। जानती हो महिमा, मैं आज के युग में हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कभी कभी हम जिन पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, वही हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं। अभी केतकी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वाणी, जाओ दरवाज़ा खोलो, केतकी ने वाणी से कहा। सारी बातें सुनकर हैरान वाणी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। केतकी मौसी के कहने पर उसने तुरंत दरवाज़ा खोला तो सामने सिद्धार्थ, फूफा जी और राधे खड़े थे। वाणी ने पीछे पलटकर देखा तो केतकी मौसी बोली, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वाणी, तुम्हारा गुनाहगार तुम्हारे सामने है। वाणी ने सिद्धार्थ, फूफा जी को और राधे की ओर देखा। हाँ वाणी, ये राधे ही तुम्हारा गुनाहगार है। रिश्ते में ये तुम्हारा भाई है और इसने ही राकेश को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी राकेश से हो। क्यों राधे बेटा, तुम अपने आप सारी बात बताओगे या फिर मैं ही बताऊं कि तुम ही आस्तीन के सांप हो? दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे बेटे का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। गुड़िया ने गुस्से से कहा। है, लेना देना है। ये राकेश के बचपन का दोस्त है और सुरेश से इसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। ये सुरेश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इससे ये भी नहीं देखा जा रहा था कि वाणी की इतनी अच्छी शादी हो रही है। बस इसीलिए इसने राकेश से कहा कि वाणी का चाल चलन ठीक नहीं, और राकेश ने इसकी बात पर विश्वास कर लिया। केतकी दीदी, आप मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। चुप रहो गुड़िया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुरेश की गुड़िया भी इनके साथ हैं, क्योंकि यह राकेश की शादी अपनी ननद की बेटी से करवाना चाहती थी। केतकी, अपनी हद में रहो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मेरे बेटे ने ही किया है? अम्मा जी चिल्लाई। सबूत तो अम्मा जी आपके पास भी नहीं था जब आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। केतकी की दलील का अम्मा के पास आज कोई जवाब नहीं था। जब मैं यमुना और राकेश को समझाने मनाने इनके घर पहुंची तो वहां मेरी राधे से मुलाकात हुई। वहीं मुझे पता चला ये राकेश का खास दोस्त है। मुझे लगा कि मैंने राधे को पहले भी कहीं देखा है। बहुत जोर देने पर याद आया कि ये तो वाणी की सगाई में भी था, लेकिन इसने किसी को भी नहीं बताया था कि राकेश को पहले से जानता है। मैंने घर आकर वाणी की सगाई की एल्बम देखी तो मुझे इसका चेहरा मिल गया और मुझे विश्वास हो गया कि ये सारा किया धरा इसी का है। लेकिन सबूत ना होने के कारण मैंने ये बात किसी से नहीं कही और सुधा के पति सिद्धार्थ से मदद लेना उचित समझा। उन्होंने भी मेरी मदद करने का आश्वासन दिया और कल राधे को राकेश के घर पर धर दबोचा। सिद्धार्थ को देखकर राधे घबरा गया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। गुड़िया, जब मैंने तुमसे पूछा राधे नहीं आया तो तुमने कहा अभी आता ही होगा। बस उस समय राधे अपने घर पर ही था और मेरे कहने पर सिद्धार्थ जी उसे यहाँ लेकर आए। राधे, अब तुम बताओ, जो मैंने कहा वो झूठ है या नहीं? सच सच बोलना। राधे कुछ नहीं बोला। गुड़िया के पास भी कोई जवाब नहीं था। गुड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वाणी और साक्षी, ये तुम्हारे भाई की बेटियां हैं और तुमने उनके साथ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया।
अम्मा जी बोली। वाणी और महिमा जी की भी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी राकेश ने आगे बढ़कर वाणी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ कर दो वाणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो राधे के बहकावे में आ गया था। सोचा तुम्हारा भाई है, झूठ नहीं बोलेगा। मुझे नहीं पता था कि इससे इसका छल कपट छुपा हुआ है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो। वाणी चुपचाप राकेश की बातें सुन रही थी। बेटा वाणी, राकेश को माफ कर दो और मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम ऐसे नहीं हो। राकेश को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक भी ना सुनी। लेकिन बिटिया, इसे अपने किए पर घोर पछतावा है। इसे माफ कर दो और शादी करके जिंदगी भर की कैद दे दो। वाणी बेटे, भूल जाओ सब बातों को और इसे माफ कर दो। दादी ने भी धीरे से कहा। वाणी बेटा, जो हुआ भूल जाओ, गलती तो सबसे होती है। सुधा बुआ बोली। दीदी बोलो ना कुछ, आपका क्या निर्णय है? वाणी बिटिया, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा ही करो। तुम जैसा कहोगी हमें मंजूर होगा। सुरेश जी ने वाणी से कहा। बोलो वाणी, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे डरा रही है। प्लीज कुछ तो बोलो। राकेश, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ऐसा मत कहो वाणी, राकेश गिड़गिड़ाता हुआ बोला। नहीं, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें माफी मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। और आप लोग कह रहे हैं मैं इन्हें माफ कर दूं? नहीं, कभी नहीं। बात मेरे चरित्र पर लगाए आरोप की थी। बात तुम्हारे विश्वास की थी। राधे ने कहा मैं चरित्रहीन हूं और तुमने मान भी लिया। कल शादी के बाद अगर किसी ने आकर कह दिया कि मेरे और उसके संबंध हैं, तब भी तुम यही करोगे। राकेश, शादी के लिए तो लोगों के बीच सबसे जरूरी चीज विश्वास है। और एक बार यदि विश्वास खत्म हो जाए तो रिश्ता भी दम तोड़ देता है। हम शादी से इसलिए मिलते हैं पहले, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान सके। अरे, एक बार तुमने मुझसे पूछा तो होता। तुमने तो बिना कुछ पूछे ही कह दिया कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। मैं स्वयं तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। तुमसे शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो वाणी। ना जाने मुझे क्या हो गया था जो इसकी बातों में आ गया। यही तो कमी है हमारे भारतीय समाज में। यहाँ लोग किसी की बहू बेटी को अपनी नज़र से नहीं, बल्कि दूसरों की नज़रों से परखती हैं। किसी ने कहा वो लड़की रोज सज संवर के बाहर जाती है तो उसे बदचलन मान लिया जाता है। किसी ने कह दिया वो जवाब देती है तो मान लिया जाता है वो झगड़ालू है। किसी ने कहा वो पुरुषों के साथ हंसती बहुत है तो उसे बेहया कह दिया जाता है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वो जाती कहाँ है, वो जवाब क्यों देती है, वो इतना हंसती क्यों है। हो सकता है उसे सजना संवरना अच्छा लगता हो सकता है वो सच के लिए बोलना जानती हो सकता है बात बात पर हंसना उसका स्वभाव हो। क्या आपने एक बार भी राधे से पूछा कि वो अपनी ही बहन के लिए इतनी घटिया बात किस आधार पर कह रहा है? बेटिया, वो पछता रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, माफ कर दे उसे। नहीं दीदी, बिल्कुल माफ मत करना इन्हें। इन्होंने जो किया वो मेरा आपका नहीं बल्कि पूरे स्त्री समाज का अपमान है। इन्होंने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। इन्हें माफ मत करना। दोनों बोली। बिल्कुल सही कहा साक्षी, मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अरे, उसने तुझ जैसी हकली को पसंद भी तो किया। दादी, हो सकता है आपकी नज़रों में ये मेरे ऊपर किया गया एहसान हो, लेकिन मेरे लिए ये एहसान नहीं, दया है। क्योंकि ये इतने महान नहीं हैं जितना आप समझ रही हैं। इनके साथ शादी करने से अच्छा है मैं सारी जिंदगी बिना शादी के रहना पसंद करूंगी। दादी, मुझे पति नहीं बल्कि जीवन साथी चाहिए जो हर हाल में सिर्फ मेरा बनकर रहे, हर सुख दुख में मेरा साथ दे और परिस्थिति कोई भी हो वो मुझ पर विश्वास करे। सिर्फ अग्नि के सामने फेरे लेने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत नहीं होता। पूरा जीवन सिर्फ विश्वास पर ही टिका होता है और जहाँ विश्वास है वहीं प्यार है। मुझे सबसे आगे कहने में शर्म महसूस हो रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है। पिछले 4 महीनों से मैंने ना तो तुम्हारा हाथ पकड़ा और ना कभी आंखों में आंखें डालकर बात की। तुमने मुझे समझने के बजाय सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। तुम सही कह रही हो वाणी,
सच पूछो तो यह भी शादी के लायक ही नहीं है। इसे अभी शादी का कोई अधिकार नहीं। इसकी समझ अभी बहुत कच्ची है। इसे तो अभी शादी के सही मायने भी नहीं पता। बेटा, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, यमुना दुखी होकर बोली। और राधे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी लड़की के बारे में इतनी बड़ी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा भी नहीं सोचा कि अगर ये हमें पता चल गया तो तुम्हारी और गुड़िया बुआ की इस घर में क्या इज्जत रह जाएगी? गुड़िया बुआ, अपने ही घर की बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, और आपने इसका साथ दिया? क्या आपने कभी ये सोचा कि राकेश जैसे लड़के के साथ शादी होकर आपकी ननद की बेटी सुखी रहेगी भी या नहीं? क्या ये कान का कच्चा इंसान किसी भी लड़की पर विश्वास करेगा? अभी भी समय है, सोच लीजिए। शायद किसी लाडली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। पूरे कमरे में खामोशी थी और कभी बिना जरूरत के ना बोलने वाली वाणी बोले जा रही थी, क्योंकि ये नारी सम्मान की बात थी, और जहाँ नारी के सम्मान पे उंगली उठी वहाँ चुप रहना कायरता है। शाबाश वाणी, मुझे गर्व है तुम पर। मुझे खुशी है कि मेरी परवरिश और तेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। आज तुमने समाज की हर लड़की को ये संदेश दिया है कि किसी भी हाल में लड़की कमज़ोर नहीं है, और अगर वो सही है तो उसे गलत कहने का अधिकार किसी को नहीं है। राकेश, वाणी तुमसे शादी नहीं करेगी, इसीलिए तुम जा सकते हो। जी भाई साहब, हम जा रहे हैं। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हो सकता है वाणी की बातों से इसकी आंखें खुल जाएं। चलो बेटा। यमुना और राकेश चले गए। पापा जी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन राकेश जैसा लड़का मेरा जीवन साथी नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने उससे शादी से मना कर दिया। केत की मौसी, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि राधे हमारा भाई नहीं बल्कि दुश्मन है। गुड़िया, मुझे लगता है तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए, दादी ने गुड़िया से कहा। अम्मा, आप ऐसा कह रही हैं? आप अपनी ही बेटी को घर से जाने के लिए कह रही हैं? गुड़िया, मैंने कभी भी महिमा और तुम में कभी भेद नहीं किया, और आज मुझे गर्व है वाणी की सोच पर। वाणी जैसी लड़कियों ने ही समाज में नारी के गौरव को जिंदा रखा है। सही मायनों में देखा जाए तो मेरी वाणी के पास ही वो आवाज़ है जो गलत को गलत कहना जानती है। वो हकली है, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए, अपने हक के लिए बोलना जानती है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, तुम वापस आ जाना। इस घर के लिए दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। उसके बाद वाणी ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया और पीएचडी करने लगी। उसी दौरान उसी के एक सहपाठी ने वाणी का टैलेंट और उसको स्वभाव देखकर उसको शादी के लिए प्रपोज किया। सुरेश और महिमा जी को भी लड़का, उसका परिवार काफ़ी पसंद आया। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई, और फिर दोनों ने साथ में अपनी पीएचडी पूरी की और एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की तरह एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, बहुत आसान होता है किसी लड़की के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करना, लेकिन उस लड़की और उसके परिवार पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं जानता। हर लड़की वाणी नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी स्थिति में तनावग्रस्त हो जाती हैं, और कुछ तो आत्महत्या तक कर लेती हैं। इसीलिए ऐसी कोई भी बात बोलने से पहले याद रखना चाहिए कि एक बेटी का अपमान हर बेटी का अपमान है, वो चाहे अपनी हो या पराई। अतः हमें हर लड़की के सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।